Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome you all in Learn to Inspire. This is lecture number 8 of chapter number 4, and today we will study the passage of molecules into and out of the cell. जैसा कि पता स्टूडेंट्स आपको कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और जो मटेरियल्स हैं डिफरेंट मटेरियल्स की मूवमेंट होती है दैट टेक्स प्लेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका काम होता है सेल के अंदर एनवायरनमेंट को एक खास इक्विलिब्रियम लेवल पे मेंटेन करना और इसमें डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है जो सेल से सेल की तरफ भी हो सकती है, सेल से बाहर की तरफ भी जा सकते हैं। ये जो मूवमेंट होती है दिस बेसिकली इन्वॉल्व द टू phenomena. The first phenomena is called as passive transport and the second one is called as active transport. In passive transport does not involve the expenditure of energy, इसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। हमारा ये जो आज का लेक्चर है इसमें हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट वेज को या फिनोमेना को स्टडी करेंगे जो इन्वॉल्व होते हैं सेल के क्रॉस मूवमेंट में। उसमें नंबर 1 पे आपके पास डिफ्यूजन है, फिर हम देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एंड पे फिल्ट्रेशन। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द पैसिव ट्रांसपोर्ट विद द डिफ्यूजन। Passive transport की यहाँ पे the definition it is the transport in which a cell does not expend energy when molecule diffuses across its membrane is called passive transport. In other words, the transport of materials across the cell without expenditure of energy is called as passive transport. और इसमें जो पहला फिनोमेना है वो डिफ्यूजन है। तमाम मालिक्यूल जो है वो एब्सोल्यूट जीरो पे यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मूवमेंट शो करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताता चलूँ जो आमतौर पर लिखी जाती है, ये लिखने में आती है, दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन। और इसके लिए फिर हम आगे से दो तरह के जो है वो टर्म्स यूज करते हैं। एक होती है टूवर्ड्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और जो दूसरी है वो कहलाती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ देखिएगा जो है ये एक डायग्रामेटिक है, कल इसको डिफ्यूजन को शो किया गया है। ये बेसिकली हायर कंसंट्रेशन है, ये लो कंसंट्रेशन है और यहाँ से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी। आफ्टर पैसेज ऑफ सम टाइम दोनों तरफ जो है मेम्ब्रेन्स के दोनों तरफ जो है वो सल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी और जो है मूवमेंट जो है वो क्या जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। और ये प्रोसेस जो है या फिनोमिना जिसकी ये मूवमेंट हुई है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन को हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है, इसको देखते हैं। अब स्टार्ट में यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये एरो मैंने दिखाया, इस एरो से मालिक्यूल इस तरफ मूवमेंट शुरू होगी, देखिए अब ज़्यादा होगी मालिक्यूल इस डायरेक्शन में। अब मजीद कुछ और मालिक्यूल्स ऐड हुए, फिर कुछ मालिक्यूल जिसमें मजीद अभी और ऐड होंगे, देखिए अब और ऐड होंगे। ये अल्टीमेटली उस वक्त तक होता रहेगा जब दोनों तरफ जो है वो कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती मालिक्यूल्स की। अब देखिए ये इस स्टेट में दोनों डायरेक्शन में कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है और लेकिन अब भी ये प्रोसेस स्टॉप नहीं करता, बल्कि क्या होता है कि जब नेट मूवमेंट होती है वो कांस्टेंट हो जाती है लेकिन मालिक्यूल दोनों डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम स्टेट। जो डिफरेंट फिनोमिना जिन डिफ्यूजन जो है उस जिसमें इन्वॉल्व होती है उसके एग्जांपल देख लें कि आपके पास जो है जो परफ्यूम जब लगाते हैं लोग तो ज़ाहिर है दैट स्प्रेड्स इन द रूम। सिमिलरली वो प्रोसेस में डिफ्यूजन का इन्वॉल्व होता है। Similarly जो है the spread of the fragrance of flowers in the garden is another example of diffusion। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है एट लंग्स लेवल दैट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जो फूड डाइजेस्टेड फूड जो होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से विलाई में एंटर होती है, चैप्टर नंबर 8 में आपने देखना है इसे, दैट आल्सो इन्वॉल्व द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन। Similarly, gaseous exchange in fish takes place through gills and that is also an example of diffusion. नेक्स्ट जो फिनोमिना स्टडी करेंगे दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और इसकी डेफिनेशन इट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। यानी प्रोटीन्स की हेल्प की वजह से होता है। बेसिकली ये कुछ ऐसे मालिक्यूल होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है और वो नॉर्मल डिफ्यूजन के प्रोसेस से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो दे आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये देखिए आपके पास कुछ मालिक्यूल हैं यहाँ पे जो ग्रीन कलर के दिखाए गए हैं, ये आपके पास ये प्रोटीन चैनल दिखाए गए हैं,
यहाँ भी लिखा हुआ है कैरियर प्रोटीन्स, और देखेंगे इनमें से पास करके सेल की दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली, जिससे क्रॉस करके जा रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है दैट इज ऑस्मोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पहले मैं इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपको बता दूं। द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द ऑस्मोसिस दैट इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या फिर इसको मजीद सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि इट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके प्रोसेस को समझने के लिए हम पहले एक कंसेप्ट स्टडी करते हैं टोनिसिटी का। टोनिसिटी बेसिकली the study of the relative concentration of solution in the solution। इसका मतलब ये हुआ कि ये relative terms हैं जो जितनी दी गई आपके पास हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। और अगर हम खाली एक वर्ड हाइपरटोनिक लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। बेसिकली इसको हम कंपेयर करके दूसरे मॉलिक्यूल से जो है जब कंपेयर करते हैं तो फिर हम यूज़ करते हैं। और ये डेफिनेशन में भी देखें, a hypertonic solution has relatively more solute, it means it is being compared with some other solution, किसी और सोल्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब वो सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सिमिलरली हाइपोटोनिक has relatively less solute concentration and isotonic solutions are those which have same concentration। अब हमारे पास ये एग्जांपल है ए बी सी डी, चार आपके पास सोल्यूशन है। इसमें 70% शुगर सोल्यूशन है, इसमें 40%, इसमें भी 40% है और ये 30% है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इसमें है, यानी इट इज हाइपरटोनिक एज कम्पेयर टू ऑल द अदर सॉल्यूशंस। और ये आपके पास सी और बी जो है इन दोनों के अंदर 40% है। इसका मतलब है दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, सो दे आर आइसोटोनिक एज कम्पेयर टू ईच अदर। और जो ए है इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन चूंकि जो है वो सबसे कम है, सो इट इज हाइपोटोनिक एज कम्पेयर टू ऑल द अदर सॉल्यूशंस। तो ये हमारे पास एक रिलेटिव टर्म्स आ गई। अब हम वापस दोबारा अब उसमें जाते हैं अपने ऑस्मोसिस की एक्सप्लेनेशन में। देखिए अब आपके पास ये दो सॉल्यूशन है, एक आपके पास ये है, एक ये। दिस इज हाइपरटोनिक, दिस इज हाइपोटोनिक। और वाटर इसके अंदर क्या है, ज्यादा है, इसमें वाटर क्या है, कम है। इसमें रिलेटिवली प्योर वाटर है और इसमें क्या है, इम्प्योर वाटर है। जो ऑस्मोसिस है दैट इज इन नेचर, जो नेचुरली अकरिंग फिनोमेना जो है, ये नेचर में क्या होता है कि कहीं भी आपको वाटर प्योर नहीं मिलता, तो हम यूज करते हैं रिलेटिवली प्योर वाटर टू इम्प्योर डायरेक्शन। यानी मूवमेंट क्या होती है वाटर की, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम रिलेटिवली प्योर वाटर टू इम्प्योर। यहाँ पे अब चूंकि वाटर जो है वो ज्यादा है, सोल्यूट कम है, लिहाजा वाटर क्या करेगा, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। और यहाँ अब आप देखेंगे जब ये फिनोमेना हो चुका तो यहाँ आपके पास अब देखें इसमें अब ज़ाहिर सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो इसमें नहीं बढ़ी है, लेकिन इसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। और ये वाटर इस डायरेक्शन में मूव कर गया है। अब ये वो स्टेट है जिसमें दोनों तरफ सोल्यूट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में, सोल्यूट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में है और आपके पास जो वाटर की कंसंट्रेशन है अगर वो देखे जाए तो यहाँ पे वाटर कम हो गया क्योंकि वो सारा वाटर इस तरह मूव कर गया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब जो ये जो यहाँ पे एग्जांपल आपको दी गई है, अब इससे मैं डिफाइन करूँ जो बुक में, टेक्स्ट बुक में आपकी डेफिनेशन दी गई है, इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर, दिस इज वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। और यही बुक में डेफिनेशन दी गई है। मैं यहाँ से देखना है इसको जो है वो रिपीट कर देता हूँ। Osmosis is the movement of water across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration। याद रखिएगा जहाँ lesser solute concentration है वाटर ज़्यादा है और जहाँ higher solute concentration है वहाँ वाटर कम है। So it is movement of water from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। बेसिकली इसमें हमने ये देखना है कि जब हम एनिमल सेल को या प्लांट सेल को डिफरेंट जो है वो एक्वेटिक कंडीशन में या डिफरेंट सॉल्यूशंस की फॉर्म में रखते हैं उसमें तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, यानी व्हेन दे आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाउ दे इफेक्ट। तो सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की है, यानी एनिमल सेल्स की है। जब हम इनको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसमें से वाटर मूव कर जाएगा, वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल एंड द सेल विल श्रिंक, यानी सेल की क्या हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ वाटर सेल के अंदर एंटर हो रही है और जो सेल से बाहर जा रही है दैट इज इक्वल, दैट इज एट इक्विलिब्रियम, सो देयर विल बी नो इफेक्ट इन द रेड ब्लड सेल्स। और जो लास्ट में थर्ड एग्जांपल आपके पास दी गई है,
जब रेड ब्लड सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर बाहर से जो एंटर होता है दैट causes द स्वेलिंग ऑफ द सेल्स एंड दे मे रप्चर, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है दे मे रप्चर लाइक एन ओवरफिल्ड बैलून। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम प्लांट्स के अंदर। इसमें देखें ये तीनों कंडीशंस है, तीनों तरह के एनवायरनमेंट है, हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है और हाइपोटोनिक, और उसमें देखें कि प्लांट्स के सेल पे क्या इफेक्ट होता है। देखिए ये जो पहली स्टेट है इसमें ये आपके पास बेसिकली जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। जब इसमें प्लेस करेंगे एक प्लांट सेल को तो उसके वैक्यूल में से मैक्सिमम वाटर जो है दैट विल मूव आउट ऑफ द सेल, और सेल क्या हो जाएगा दैट विल श्रिंक, एंड दिस श्रिंक स्टेट of the cell is called as plasmolized state, and this phenomena is called as plasmolysis. This phenomena is called as plasmolysis. को कैसे define करेंगे? The loss of water from when the plant cell is placed in hypertonic solution is called as plasmolysis. The state is called as plasmolysis. नेक्स्ट आपके पास जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है उसमें जो स्टेट होती है सेल की दैट इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिड। नॉर्मली आमतौर पे जो प्लांट जिस स्टेट में रहते हैं वो जो है वो टर्जिड स्टेट होती है, और वो हाइपोटोनिक जो है वो कंडीशन होती है। यानी जब आप किसी सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में रखेंगे प्लांट सेल को, वाटर विल एंटर, इट विल कॉज the swelling of vacuole. Vacuole will exert pressure on the cytoplasmic contents. Those cytoplasmic contents exert the pressure on cell membrane, and cell membrane exert the pressure on the cell wall. This internal pressure being exerted on the cell wall is called as turgid pressure, and this is in the state of the turgidity, and this state of cell is called as turgid. यानी hypotonic solution में जब सेल को रखेंगे it will become turgid. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो है जब उसमें ऑस्मोसिस से वाटर एंटर होता है तो बेसिकली दैट काजेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। आमतौर पे दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन रहते हैं और रात को क्लोज हो जाते हैं। दिन के वक्त स्टोमेटा के ओपनिंग की वजह क्या होती है कि इनके अंदर ये ग्रीन कलर के देखें एक क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो शुगर बनती है। शुगर की वजह से इसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और उसकी वजह से बाहर से जो है वाटर एंटर होता है। ये रेड कलर की जो डॉट्स दिखाएगी ये बेसिकली वाटर है जो एंटर हो रहा है सेल के अंदर। अच्छा, अब उसकी वजह से क्या होगा, जो गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे। जब टर्जिड हो जाएंगे तो दरम्यान में इसके गैप है जो ये ओपन हो जाएगा, जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं स्टोमा कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं, प्लूरल है स्टोमेटा स्टोमा का। इवनिंग में अब फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर गई, शुगर जो है उसमें कम होगी और वाटर जो है उसमें से क्या होगा दैट विल मूव आउट, और सेल किस स्टेट में चले गए फ्लेक्सिड। जब सेल फ्लेक्सिड हो जाएंगे दरम्यान में गैप इसके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, यानी स्टोमेटा क्या हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास असाइनमेंट है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये देख लें। इसमें मैंने तकरीबन सब बता दिए हैं। इसके अंदर एक और पेज है उसके अंदर फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और आखिर पे आपके पास ये कुछ थोड़े से एमसीक्यूज भी हैं कि 1 2 3 4 और 5 एमसीक्यूज हैं, इनको देख लीजिएगा और इनसे रेलेवेंट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको इनबॉक्स कर दें, आई विल गिव यू द आंसर। एक और पेज है उसमें आपके पास कुछ 4 एमसीक्यूज और जो है वो दिए गए हैं। इसमें देखें ये मेंशन भी किया कौन कौन से पेपर किसके साल में आए हुए हैं। एट द एंड आई से यू थैंक यू, स्टे एट होम एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।